welcome in online concept education classes. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन यानी सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था कि सिंक्रोनस मोटर आखिरकार चलती कैसे है। वहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया था कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं है। जो हम लोग सिंक्रोनस मशीन को यूज़ करते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। आज हम लोग उसके बारे में, उसके अंदर की न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर और इक्विवेलेंट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम को बना लेते हैं कि सर्किट डायग्राम हमारा क्या होगा सिंक्रोनस का। तो इसके सर्किट डायग्राम में एक हमारा आरे को चलिए हम इधर लगाएंगे। पहले ये हम कॉइल बना लेते हैं, ये एक्सेस हो जाएगा यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और यहाँ पर एक सिंक्रोनस का आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो हो जाएगा, और यहाँ पर EF होगा। EF हमारा रोटर पे है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दिस इज द डब्ल्यू एक्साइटेड मशीन। इसमें V भी देना है और इसमें EF भी देना है, दोनों ही देना है। ये V आपकी ये सप्लाई साइड हो जाएगी और ये जो साइड है ये रोटर साइड है। दिस इज द रोटर साइड और दिस इज द सप्लाई साइड। इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो सप्लाई से रोटर की ओर होगा। इस तरीके से हमारा इसमें करंट का फ्लो होगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। बिल्कुल जनरेटर जैसा ही है डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, बस खाली V और EF विल बी रिप्लेस्ड, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। जहाँ पर V था वहाँ पर EF आ जाएगा, जहाँ पर EF था वहाँ पर V आ जाएगा, बाकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। यानी किसी भी सिंक्रोनस जनरेटर को आप एज ए सिंक्रोनस मोटर की तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन बी यूज। अब इसकी कैलकुलेशन में हम लोग इसके फेजर डायग्राम को बनाएंगे और यहाँ फेजर डायग्राम से चीज़ों को समझने की कोशिश की जाएगी। तो फेजर डायग्राम को यहाँ से जरूर समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फेजर डायग्राम यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 3-4 टॉपिक अब ऐसे आने वाले हैं जिसमें फेजर डायग्राम का ही विशेष रोल है। तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम लोग इसके पावर फैक्टर की बात करेंगे कि सपोज दैट कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो करंट है ये ले रहा है सप्लाई से, दैट इज ए लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर अगर हमारा है तो वोल्टेज और करंट में एक 5 डिग्री की लैगिंग हो गया। तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर बनाते हैं या cos फाई एंगल बनाते हैं वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज टू द करंट, उसके बीच का ही एंगल होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए यहाँ पर रेफरेंस हमेशा ही जो है वो V लिया जाएगा। ये हमने कोई V का फेजर बना दिया, ये V का फेजर हो गया हमारा ये। तो हम लोग V लिख देते हैं। सिंपल इसको देखते जाइएगा, भी आप लोग कुछ मत करिएगा, खाली इसको देखिए, एक बार फिगर देख लीजिए उसके बाद में ये बनाइएगा। तो ये आपका वोल्टेज का, इसको ठीक हॉरिजॉन्टल आपको बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें लैगिंग पावर फैक्टर चाहिए, तो एक यहाँ पर करंट के लिए हम लाइन बनाएंगे, करंट के लिए एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे यहीं से। तो यहाँ से कोई आप करंट की लाइन बना दीजिए, कोई लाइन आपने बना दी। ये जो लाइन होगी दिस इज द रेफरेंस लाइन ऑफ करंट, दिस विल बी द करंट I, और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी द फाई एंगल, दिस विल बी द फाई एंगल। यही पावर फैक्टर बताएगा। तो चूंकि लैगिंग है इस वजह से नीचे की ओर ही बनेगा, डाउन साइड होगा। लैगिंग पावर फैक्टर नीचे होता है हमारा, इस वजह से ये नीचे की ओर बनेगा।
अब यहाँ इतना तो सभी में बनेगा, जितने भी, चाहे लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो, कोई भी हो, बस खाली इस करंट को, अगर लीडिंग है तो ऊपर जाएगी, यूनिटी है तो सीधे यहाँ पे आ जाएगी, और अगर इसमें लैगिंग है तो ऐसे आ जाएगी। अब आपको ईएफ बनाना है। ईएफ को हमेशा वी से नीचे बनेगा। ईएफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ईएफ। ईएफ बनाने के लिए यहाँ से लीजिए और यहाँ से लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से ले लीजिए, थोड़ा कम ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया, ये हमारी लाइन हो गई। इसके कलर को हम चेंज किए देते हैं, मान लीजिए ये रेड कलर से हमने ईएफ को लिख दिया। अब दिस इज द ईएफ। स्टेप बाय स्टेप चलिए, ये क्या है, दिस इज द ईएफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये करंट ऐसे जाएगी तो प्लस माइनस ऐसे बनाएगी, प्लस माइनस ऐसे बनाएगी, प्लस माइनस ऐसे बनाएगी, और ये प्लस माइनस ऐसे। तो ये ईएफ और आईए जो ड्रॉप है इसमें, यानी यहाँ जो ड्रॉप आएगा वो ड्रॉप आ जाएगा आईए। और रेजिस्टेंस का ड्रॉप हमेशा सेम फेज में होगा करंट के। तो करंट के पैरेलल में आपको यहाँ पर आईए का ड्रॉप बनाना है, और कहाँ से बनाना है, ईएफ से बनाना है। ईएफ में जुड़ रहा है ये आईए का ड्रॉप, किस में जुड़ रहा है, ईएफ में। माइनस प्लस अपोजिट साइन है ये दोनों। तो आईए ड्रॉप और ईएफ दोनों अपोजिट साइन होने की वजह से एडिटिव मोड में आ गए। इस वजह से आपको आईए का ड्रॉप बनाना है, और कहाँ से बनाना है, ईएफ से बनाना है। अगर आपको याद हो तो जनरेटर में हम लोग वी से बनाते थे, लेकिन यहाँ पर वी की जगह क्या है, ईएफ है, इसलिए ईएफ से बनाना है। तो यहाँ से आप एक ईएफ के लिए बना दीजिए, और इस लाइन को इट शुड बी पैरेलल विद आईए, इट शुड बी पैरेलल विद आईए। ये आईए के पैरेलल में ये लाइन होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल में होनी चाहिए। तो ये जो वोल्टेज हमारा आया है, ये जो वोल्टेज आया है, दिस इज द आईए, दिस वन इज द आईए। ये आईए का ड्रॉप हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये बनेगा ड्रॉप आईए एक्सेस का ड्रॉप। आईए एक्सेस का ड्रॉप इस आईए वाले ड्रॉप से जस्ट 90 डिग्री होना चाहिए। इसको जस्ट इससे 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से आपको उठाना है जस्ट 90 डिग्री। ये ठीक 90 डिग्री पे आपका बनना कंपलसरी है, इतना ध्यान रखिएगा। ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये लगभग हमारा फिगर यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा 90 डिग्री ये एंगल बन रहा है। तो ये 90 डिग्री बन गया। ये हो जाएगा आईए एक्सेस, दिस विल बिकम आईए एक्सेस। अब जो पहले वाला हम लोगों ने बनाया हुआ है, पहले वाला जो एरो बनाया था, वी वाला फिगर बनाया था, अब इस वी वाले फिगर को हम लोगों को एक्सटेंड कर देना है। कहाँ तक एक्सटेंड कर देना है, इसको एक्सटेंड कर देना है जो हमारा ईएफ जहाँ तक गया हुआ है, ईएफ तक हमें इसको एक्सटेंड कर देना है। ये यहाँ पे कहीं पे नहीं रुकेगा, इसलिए लास्ट में इसको एक्सटेंड करना है। हॉरिजॉन्टल से रेफरेंस खाली लिया जाता है, बाकी बना करके उसके बाद जहाँ भी एंड पॉइंट आएगा वहाँ तक ये जाएगा। ये भी से मिल जाएगा। और ये हमारा जो फेजर डायग्राम बना, दिस विल बी द फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर। यही हमारा लैगिंग पावर फैक्टर का फेजर डायग्राम है। अब इसमें एंगल्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ है। ये एंगल कहलाएगा डेल्टा। आपको पता है इसको टॉर्क एंगल बोलते हैं। डेल्टा क्या है, टॉर्क एंगल। ये हमेशा V और EF के बीच में होता है, V एंड EF के बीच में। V ये है, EF ये है, तो ये हो गया डेल्टा। दूसरी बात इसमें देखने में हमें ये आ रही है कि यहाँ पर जो डेल्टा है वो नेगेटिव है। डेल्टा टॉर्क एंगल
इज नेगेटिव। तो सिंक्रोनस मोटर के केस में जो टॉर्क एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। और पीछे वाले में अगर आपको याद हो, जनरेटर के केस में ये टॉर्क एंगल पॉजिटिव आता था, ऊपर चलता था। ये वाला जो एंगल है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें एक रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है जिससे हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका जो टॉर्क एंगल है, ये मोटर के केस में आपका ये नेगेटिव आता है, और बाकी जनरेटर में हम लोगों ने देखा था कि ये पॉजिटिव था। अब यहाँ पर इसकी जो करंट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इसमें देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। यहाँ पर जो ये करंट है इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। कहाँ जा रही है? इसको थोड़ा सा करंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, इतना कर लिया। अब यहाँ पर V से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा इस लाइन पे। देखिए इसका एक प्रोसीजर होता है, नेट प्रोसीजर, आप उसी तरीके से फॉलो अप करेंगे तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो चूँकि दोनों ही पैरेलल हैं तो यहाँ भी आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस एंगल विल ऑल्सो भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल आपका ये भी बना, 90 डिग्री एंगल आपका ये भी है, दोनों एंगल 90 डिग्री। अब V आपका ऊपर है और ये आपका cos फाई है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, यानी ये वाली बात करें, अच्छा एक काम और करना है, यहाँ जो EF है यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। दोनों पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अब आपको लेना है OAB, इस ट्रायंगल को लेना है। कंसीडर OAB, OAB को आपको कंसीडर करना है। यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं आपके लिए, हमें इस वाले को कंसीडर करना है, इसको इस वाले ट्रायंगल को हमें कंसीडर करना है। इसको फिल कर दिया हमने, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो ये जो पूरी लाइन होगी इसको यहाँ पर D लिख दीजिए। तो OD कितनी हो जाएगी? OD बराबर हो जाएगी V cos फाई हो जाएगी। V ऊपर है पूरा, इसका बेस है ये फाई एंगल है, तो ये बन जाएगी V cos फाई। और इसको मान लीजिए इस वाले टिप पॉइंट को M लिख दें, तो MD कितनी हो जाएगी? MD बराबर हो जाएगी V sin फाई। ये दो चीज़ें तो आप इस ट्रायंगल से समझ लीजिए। ये कहाँ से हम लोगों ने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके ट्रायंगल OMD से। इसको लिखा है हमने ट्रायंगल OMD। OMD बड़ा वाला जो है, सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है। अब इससे अगर हम OA निकालें तो OA कितना हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ड्रॉप है, मेरे पेन को देखिएगा ध्यान से, उसी को देखिए, ये ड्रॉप है IAR है। जो पेन की मार्किंग है उसको देखिए, ये ड्रॉप है IAR है। और पूरी OD कितनी है? V cos फाई। तो OA कितनी बचेगी? OA हमारी बचेगी V cos फाई माइनस IAR है। ये हमें चाहिए था। OA हमें बचेगी V cos फाई पूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। V cos फाई अलग से भी लिख देते हैं, ये आपका यहाँ से चल करके
यहाँ तक का हमारा है वी कॉस फाई, और ये वाला हमारा पूरा है वी साइन फाई, वी साइन फाई, ये पूरा वहाँ तक का ओ एम। यानी इसको अगर हम बीच में मान लीजिए बी को इसको सी लिख देते हैं, तो डी सी कितनी बचेगी? डी सी बराबर है ए बी, ये दोनों, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो डी सी बराबर ए बी है, तो ये कितनी बचेगी? वी साइन फाई माइनस आई ए एक्स एस, वी साइन फाई माइनस आई ए एक्स एस। तो इस वाले ट्रायंगल में जो हमारा ट्रायंगल है ओ ए बी, जिसको हमने अभी कंसीडर करने को कहा था, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम चलें तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लगाएं तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहलाएगी ई एफ का स्क्वायर बराबर, या वैल्यू वाइज लिख लेते हैं, चलिए पहले ए बी के टर्नल के फॉर्म में लिख लेते हैं, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही तो हो गया इसका बेस का स्क्वायर प्लस इसकी हाइट का स्क्वायर और इसका बराबर ओ बी का स्क्वायर। तो 2 बार ए बी कैसे सर? कहाँ दो? अच्छा 2 बार ए बी ले लिया, ओ सॉरी ओ बी है, यस सर। दिस इज द ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे इसको देख लेते हैं, जो ओ ए है, ओ ए वो है ई एफ, पीछे देख लेते हैं क्या था, ओ बी है ई एफ, ओ बी है ई एफ, ओ ए और ए बी, ओ ए आपका है वी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए, और ए बी है वी साइन फाई माइनस आई ए एक्स एस। तो इसको हम लोग रख दें उसमें, जो फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, पीछे से देख लीजिए ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ अगर हम लोग रख दें तो ई एफ का स्क्वायर बराबर वी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए का स्क्वायर और प्लस वी साइन फाई माइनस आई ए एक्स एस का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि ई एफ बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए प्लस वी साइन फाई माइनस आई ए एक्स एस का स्क्वायर। ये हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज निकल के आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के रेफरेंस में। यार आई ए क्या है? आई ए इज द सप्लाई करंट, सीरीज में है तो सेम वही फ्लो करेगी आर्मेचर में भी, सप्लाई करंट, और कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो डेरिवेशन ये किया है, ये डेरिवेशन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, ये जो भी रिलेशन आया है इसे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है। तो यहाँ पे दोनों माइनस में है, वी कॉस फाई माइनस आई आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाई माइनस आई एक्स एस का स्क्वायर। तो मोटर और जनरेटर में देख के ध्यान से चलिएगा, क्योंकि उसमें वी कॉस फाई प्लस आई आर ए था और यहाँ पर हम लोगों का वी कॉस फाई माइनस आई आर ए है। इस वजह से दोनों की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इसको इधर पुट कर दीजिए उसको इधर कर दीजिए। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए डेरिवेशन हो गया। तो आपको फेजर डायग्राम से यही निकालना होता है। तो सबसे पहले तो ये फेजर डायग्राम को
आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। एक दो बार प्रैक्टिस करते ही आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल के सिंक्रोनस मोटर में फेजर डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो अभी स्टार्टिंग है। इस फेजर डायग्राम से ही हम लोग इसकी पूरी जो है एनालिसिस कर डालते हैं। जैसे वो होता है ना, केमिस्ट्री वाला हाथ की रेखाओं को देख करके आपके पूरे चीज़ों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है, तो उसी तरीके से ये सिंक्रोनस मोटर की रेखाएं हैं, हाथ की रेखाएं। तो ये जो हम लोगों ने काम किया, दिस इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर पे देख लेते हैं। एफ यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर में फिगर वही बनाना है आपको। फिगर वैसे ही बनेगा, इधर EF हो जाएगा, इधर V हो जाएगा। और अब अपने फेजर डायग्राम पे आ जाते हैं। तो V आपको एक रेफरेंस के लिए पहले लाइन ऐसे ही बना देना है। आप इस लाइन को भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, आप ऐसे ही लाइन अपनी बना दीजिए, क्योंकि बाद में इसको हमें एक्सटेंड करना होता है। तो ये आपका V हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो लाइन बनाएंगे वो करंट की लाइन बनाएंगे। अब करंट इसमें जो है वो आपकी इसी पे ही है, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, तो करंट की भी लाइन यही हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम इस पर लिखें तो यही आपकी V की भी है और यहीं पे यही कि आपकी किसकी है, करंट की भी है, दोनों सेम। तो अब यहाँ पे बनेगा पहले EF किसी एंगल से डाउन साइड बना दीजिए। EF यहाँ से उठा करके आप इसको EF मान लीजिए, बना दिया आपने, ये EF हो गया। उसके बाद आपको IARA बनाना है। अब IARA की जो लाइन बनेगी वो इसी V वाली लाइन में ही, जो कि करंट है, यूनिटी पावर फैक्टर पे है, तो वो भी इसी से हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल आप ये बना लीजिए। तो चलिए इतना ही ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, तो चलिए बड़ा ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। ये आपकी बन गई IARA। दिस इज द IARA ड्रॉप। तो इसको लिख देते हैं IARA। ये क्या था, ये EF था। अब इस IARA ड्रॉप से 90 डिग्री पे आपको IA एक्सेस बनाना है, क्योंकि ये रिएक्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप बना लीजिए IA एक्सेस, और इसकी जो हाइट है वो आपको V तक ले जानी है, ये ध्यान रखिएगा। V से आगे नहीं जाएगी, V तक आप इसकी हाइट को ले जाइए। और जो V था उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए, और ये आपका कंप्लीट फिगर बन गया। जो वर्टिकल वाला पोर्शन है दैट इज IA एक्सेस। फाई अगर एंगल लेंगे तो फाई इसमें 0 है, फाई की वैल्यू इसमें नहीं है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, V। यहाँ पर फाई एंगल कॉस फाई कितना है, यूनिटी है, इस वजह से फाई एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब इसमें जो ट्रायंगल हम लोगों को चूज करना है वो इस वाले ट्रायंगल को आप यहाँ से मिला दीजिए। तो यहाँ जो ट्रायंगल चूज करना है वो हमें ये वाला लेना है। इस वाले ट्रायंगल को हमें यहाँ कंसीडर करना है। तो इस वाले ट्रायंगल को जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर EF का स्क्वायर सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो EF का स्क्वायर इक्वल टू V टोटल है, V में से IARA का ड्रॉप माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है IARA, जो नीचे का है पैरेलल होने की वजह से ये भी उतना ही हो जाएगा।
टोटल हमारा v है, v में से आई आर ए हम घटा दें तो ये इतना मिल जाएगा हमें, यानी इसका स्क्वायर, ये हो गया बेस का स्क्वायर, और प्लस ये हमारा आई ए एक्सेस ये वाला है, तो ये भी कितना है, आई ए एक्सेस है, पैरेलल होने की वजह से ये भी आई ए एक्सेस है, आई ए एक्सेस का स्क्वायर। तो ई एफ स्क्वायर इक्वल टू, या ई एफ इक्वल टू अंडर रूट वी माइनस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। ये हमारा बन गया ई एफ। सिंपल सा था, कोई मुसीबत वाला काम इसमें नहीं है। ये जो बनेगा दिस इज द टॉर्क एंगल वी और ई एफ के साथ में है, तो अगर हम, एक तो निगेटिव है इसमें, तो टॉर्क एंगल विल बी निगेटिव, टॉर्क एंगल डेल्टा बराबर निगेटिव। और दूसरी क्या चीज़ है कि अगर हम इसमें से टेन डेल्टा वैल्यू को निकालना चाहें तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं। टेन डेल्टा बराबर होता है हाइट अपॉन बेस, तो आई ए एक्सेस अपॉन वी माइनस आई ए आर ए। यहाँ से इन्वर्स ले लेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा डेल्टा की वैल्यू, तो टॉर्क एंगल भी यहाँ पे निकल आएगा। टॉर्क एंगल पीछे वाले केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं, वहाँ भी आप टॉर्क एंगल निकल आएगा, और यहाँ पे भी हमारा ये निकल आया। तो यूनिटी पावर फैक्टर में जो हमारा फिगर फेजर डायग्राम बनेगा वो सिंपल सा बना, आसानी से बना, और ये आपने इसमें सब कुछ निकाल लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने उसमें लीडिंग पावर फैक्टर की तरफ, और हम लोग मूव करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की तरफ। पिछले क्वेश्चन में अगर इसमें हम लोग मान लीजिए टॉर्क एंगल निकालना चाहें, जो लैगिंग पावर फैक्टर था, तो लैगिंग पावर फैक्टर में टॉर्क एंगल निकालने के लिए आप पूरा ये एंगल ले लीजिए अल्फा, इसमें रह गया था तो इस वजह से एक बार निकाल देते हैं इसको, तो इसको आप अल्फा मान लीजिए। ये जो पूरा हमारा एंगल है, कंप्लीट एंगल, दिस विल बी द अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टोटल हमारा फाई है, ये वाला डेल्टा है, हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए ये तो सीधे सीधे कॉस फाई पता ही है, फाई माइनस ये वाले एंगल को निकालिए। इस वाले एंगल को अल्फा मानने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमको, ये वाला एंगल, यहाँ वाले एंगल को आप लीजिए अल्फा, ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल को अगर हम अल्फा ले लेंगे तो यहाँ से इसी के अंदर ही लिख देते हैं कि फाई में से अल्फा को डेल्टा अगर हमें चाहिए, सॉरी डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा टोटल एंगल है फाई, और इसमें से अगर हम अल्फा घटा दें तो ये मिल जाएगा। टोटल हमारा फाई है, देखिए यहाँ से इस टोटल में से इतना एंगल माइनस कर दीजिए, फाई में से इतना एंगल माइनस कर दें तो डेल्टा मिल जाएगा हमें। तो डेल्टा यानी टॉर्क एंगल, यही बराबर क्या है, दिस इज द टॉर्क एंगल। तो फाई तो हमें पता ही है क्योंकि ये पावर फैक्टर एंगल है, बात अल्फा की आती है, तो अल्फा यहाँ पे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइट, हाइट अपॉन बेस, सॉरी। तो यहाँ पे 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन दिस ओ ए। तो नेक्स्ट उसमें जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि 10 अल्फा बराबर क्या था, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितने थे, हाइट थी हमारे वी साइन फाई माइनस आई ए एक्सेस, और बेस हमारा कितना था, वी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए। यहाँ से हमारा अल्फा एंगल आ जाएगा, तो डेल्टा एंगल कितना हो जाएगा, फाई माइनस अल्फा। ये टॉर्क एंगल आ गया है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और उसके लिए यूनिटी के लिए भी हम लोग निकाल ही चुके हैं। चलिए अपने नेक्स्ट उसमें चलते हैं, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। जो तीसरा वाला हमारा है,
लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में फिगर फिर वही बना लेंगे। यहाँ पर अब जो हमारी करंट होगी वो वोल्टेज से लीड करेगी। ये इधर ये हो जाएगा, प्लस माइनस ये है, प्लस माइनस ये है, प्लस माइनस ये है, और ये भी है। यहाँ पर हमारी ये लीड करेगी। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग वी को ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लीजिए वी हमारा ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये वी हमारा बन गया। अब हम लोग यहाँ पे करंट को ड्रॉ करेंगे। तो करंट चूँकि लीडिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो करंट आपको ऊपर बनाना है। मान लीजिए कोई करंट है, ऊपर दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ये करंट है। लिख देते हैं यहाँ पे क्या करंट है, ये वाली करंट है, और ये क्या है, वी है। देन आपको पता है ईएफ हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। तो ईएफ किसी टॉर्क एंगल पे मान लीजिए है, ईएफ हमारा ये हो गया, ईएफ हमने इसको बना दिया, ईएफ हमारा हो गया ये। अब ईएफ से आपको बनाना है आईएआरए का ड्रॉप। आईएआरए का ड्रॉप आईए के पैरेलल में बनेगा। कहाँ से बनेगा, ईएफ से बनेगा। तो यहाँ से आप इसको अपनी उस आईए के पैरेलल में बनाएंगे। ये तो 90 डिग्री एग्जैक्टली बन रहा है, तो थोड़ा सा आप इधर ले लीजिए ताकि 90 डिग्री ना दिखे। इसको भी आप थोड़ा घुमा देते हैं, नीचे ले आते हैं 90 डिग्री। इस वजह से आपको नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप, आपके कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये आईआरए जो है लगभग इसके पैरेलल में हमने बना दिया। पैरेलल में होना बहुत जरूरी है। तो अब ये 90 डिग्री नहीं लग रहा है, अब सही है। ये क्या था, ईएफ था, ये वी था, ये क्या है, आईएआरए का ड्रॉप। अब नेक्स्ट जो ड्रॉप हमारा बनता है वो है आईए एक्सेस का ड्रॉप, जो कि इस आईएआरए ड्रॉप से 90 डिग्री होगा। यानी इससे ड्रॉप से 90 डिग्री आपको एग्जैक्टली बनाना है, और ये जहाँ तक जाए हॉरिजॉन्टल लाइन तक, वहाँ पर आपको इसको फिनिश कर देना है। और ये जो वोल्टेज की लाइन हमारी आगे थी, इसको खिसका करके यहाँ तक ले आइए, ये बन गया। तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। ये हमारा है आईए एक्सेस, ये वी है, और ये फाई है, ये क्या है, फाई है, और ये एंगल कौन सा है, डेल्टा है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करना है हमें। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वी है। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो अब इसमें देखिए कौन सा हमें ट्रायंगल लेना है, कौन सा क्या करना है, उसके बारे में जरा देखते हैं। अब इसमें जो हम लोगों को चलना है वो अब आपको कैसे मूव करना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है जिससे आसानी से निकल आए, इसके लिए अब आपको देखना है। तो हम लोग चलेंगे वी कॉस फाइव, यहाँ से इस पे ये है,
ये यहाँ पर इसमें चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपका V से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये V हो गया, तो ये हो गया 5, ये 90 डिग्री है एंगल, तो ये इतना सेक्शन हो गया V cos 5। अब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इस वजह से इसके स्टेप्स को देख लीजिए। आपने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ से V की जो चोंच थी, नोक थी, एरो हेड था, यहाँ से करंट वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसी ये जो लाइन है इसके ठीक पैरेलल एक आप यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, लेकिन अब ड्रॉ करेंगे EF से। तो यहाँ चलिए हम अपनी लाइन इससे ही बना देते हैं। यहाँ से हम लोग लाइन अपने स्टार्ट करेंगे और ये लाइन हम लोग बनाएंगे परपेंडिकुलर इससे, ये लाइन बनाएंगे। EF से भी आपने बना लिया और V से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस पे आप देखेंगे पूरी चीज़, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो अब जब गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ के एंगल को समझना है। हमें जो एंगल कंसीडर करना है वो कौन सा कंसीडर करना है, हम कंसीडर करेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर गलत एंगल आपने कंसीडर कर लिया तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है, निकल नहीं पाता है। इस वजह से हमेशा सही एंगल, सही ट्रायंगल कंसीडर करिए। इसको हमने कंसीडर किया, इसमें हमारा ये वाला एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल है हमारा डेल्टा और ये एंगल है फाई। इसको हम लोग लिख देते हैं OABCD। आपका एंगल हमें कंसीडर करना है ट्रायंगल OAB। तो हमें इसमें चाहिए क्या, हमें इसमें चाहिए OA। तो OA बराबर अगर ध्यान दीजिए तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, दिस इज IARA, तो यही डिस्टेंस ये भी हो जाएगी, बराबर है, दोनों पैरेलल में ही बनाया ही था पहले ही। तो IARA ये भी है, तो OA जो बाकी बचेगी वो बचेगी, टोटल है V cos phi माइनस IARA, यानी टोटल हम देख रहे हैं OD कितनी है, ये आया कैसे, ये आया है OD में से AD घटा दिया, और OD में से AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। OD बराबर BC। OD कितना है, V cos phi, और BC कितना है, IARA। ये IARA है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो OA तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए AB, अब हमें चाहिए AB। तो AB हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर, ये जो इतना हिस्सा है CD ABCD, इसको E लिख देते हैं। ये जो DE है, DE कितना है, DE है V sin phi। इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, इसको किसी और कलर से कर दें, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग देख के चले हैं तो इस वाले ट्रायंगल में DE कितना है, V sin phi। तो सीधा V sin phi, बेस होता है V cos phi, तो ये हो गया V sin phi। तो इसका मतलब है AB बराबर हो जाएगा V sin phi प्लस IAXS, ये IAXS है। AB बराबर हो जाएगा V sin phi प्लस IAXS।
अब हमें सब कुछ मिल गया, यानी अब हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी हमारा ई एफ का स्क्वायर है, तो ये बराबर हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर था वी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस वी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। ये हमारा ई एफ आ गया। इसी का अगर हम लोग अंडर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर हटा दीजिए और यहाँ पर अंडर रूट में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ई एफ हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज निकल गया और यही हमें निकालना होता है। तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए ये हमारा ई एफ आएगा। इसमें ये वाला पहला वाला माइनस होगा, वी कॉस फाई माइनस आई आर है, और दूसरा वाला प्लस होगा, जबकि हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए दोनों माइनस थे। यहाँ वी वाला ये भी माइनस था, ये भी माइनस था। तो जैसे भी याद रखना चाहें याद रखिए, और अगर डेरिवेशन आपको समझ में आ गया हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। डेरिवेशन अगर समझ में आ गया तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, कैसा भी बना हो आप इसको निकाल देंगे। बीटेक वगैरह के लिए जो लोग बीटेक में हैं, गेट वगैरह देना चाहते हैं, उसमें तो ये बहुत ज़रूरी है फेजर डायग्राम। और इससे आगे बहुत, ये तो स्टार्टिंग है, इसमें कॉम्प्लिकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे से, तो इस वजह से इसको समझना जरूरी रहता है। अब एंगल की बात आती है, तो अब एंगल हमें चाहिए डेल्टा, और ये हमारा है फाई। तो अगर हम पूरे एंगल को निकालें, पूरा एंगल मतलब है ये हम लोग निकालें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसको हम लोग लिख देते हैं अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा जो हमारा बनेगा वो बनेगा बेस अपॉन हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है, हाइट है ए बी, और बेस कितना है ओ ए। ए बी बराबर रख दीजिए वी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस और अपॉन वी कॉस फाई माइनस आई ए आर ए। अभी ये 10 डेल्टा नहीं आया, सॉरी, ये 10 डेल्टा हमने गलत लिख दिया, ये 10 अल्फ़ा है। और डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा अल्फ़ा में से फाई घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा टॉर्क एंगल। तो इसको रटने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि निकालने की कोशिश करनी है। अल्फ़ा पूरा एंगल था, इसमें से हम कॉस पावर फैक्टर का एंगल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें ज़रा सा भी कहीं अगर मिस्टेक हुई तो आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम था लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो आज हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर के तीनों फेजेस को पढ़ा, जिसमें आपने लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और ये लीडिंग पावर फैक्टर के फेजर डायग्राम को एनालाइज कर लिया। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि तीनों को आप अच्छी तरीके से जा करके पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे उसमें फेजर डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। उसमें वेरिएशन देखा जाएगा, एक्साइटेशन के वेरिएशन से, लोड के वेरिएशन से, जो पावर फैक्टर के एंगल है उसमें क्या चेंज आता है, टॉर्क एंगल में क्या चेंज आता है, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, क्या एक्साइटेशन में फ़र्क पड़ेगा, एक्साइटेशन की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारी एनालिसिस इसमें अब होनी है। तो सिंक्रोनस मोटर के आगे आने वाले टॉपिक जो है वो बहुत समझदारी से आप लोगों को समझने हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।